आज हम हिंदी साहित्य की एक अत्यंत ही समृद्ध, सौंदर्यपूर्ण एवं सशक्त कलात्मक काव्य धारा, जिसे छायावाद के नाम से जाना जाता है, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के काल में छायावाद का समय 1918 से 1936 या कहें कि 38 तक रहा। हालांकि कोई भी काव्य धारा होती है, उसको एक निश्चित समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन जब उस समय की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जब उनका धीरे धीरे ह्रास होने लगता है और एक नई प्रवृत्ति आने लगती है, तो उस नई प्रवृत्ति के समय को ही मान लिया जाता है। जैसे 1936 या कहें 38 के बाद प्रगतिवाद की जो प्रवृत्तियां थी वो हावी होने लगी, और इसीलिए 1938 के बाद के काल को प्रगतिवाद कहा जाने लगा, और 1918 से 1936 के समय को छायावाद के नाम से जाना जाता है। यह कोमल रेशमी ताने बाने से बना हुआ काव्य था, जिसने साहित्य को नई कलात्मक भूमि प्रदान की, कल्पना की ऊंची उड़ान भरी। छायावाद को अगर हम समझें तो इसका प्रयोग प्रारंभ में व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए होता था जो अस्पष्ट थीं, पर बाद में उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सौंदर्य में, या हम कहें कि सूक्ष्म सौंदर्य में, आध्यात्मिक छाया का भास होता था, और वेदना की अनुभूति भी रहस्यमयी ढंग से होती थी, जिसमें लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता शैली थी। इस प्रकार की कविताओं को छायावादी कविताएं कहा जाने लगा। छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने अपने विभिन्न विभिन्न मत दिए। सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत लेते हैं। वे कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, जबकि छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद का एक अर्थ रहस्यवाद से लगाते हैं और दूसरा उसकी लिखने की विशिष्ट शैली से। अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें, जो छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ रहे हैं, वे कहते हैं कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरता के भाव वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी साहित्य में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। वो विशेषताएं भी बताते हैं छायावाद की कि ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान, उपचार के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति, ये छायावाद की विशेषताएं हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावाद को लेकर बहुत सुंदर वक्तव्य कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगी, तभी छायावाद की सृष्टि हुई। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावनात्मक दृष्टिकोण था। महादेवी वर्मा कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है।
उसका मूल वे सर्वात्मवाद में मानती हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी, ये कहते हैं वो, किंतु इस रहस्यवाद की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई। अब ये सब विशेषताएं हमने देखी। इन विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि छायावाद में रहस्यवाद की प्रधानता है, अर्थात वो जो अनंत है उस अनंत के प्रति एक माधुर्य भाव छायावादी कवि प्रकट करता है। छायावाद में प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य की बात कही गई है। छायावाद में कल्पना की प्रधानता है, अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता है और स्वानुभूति की प्रधानता है। जो कवि सोचता है, अनुभूत करता है, उसी को ही वह लिखता है। छायावादी कवि प्रकृति के बहुत नजदीक हैं, वो प्रकृति की छाया में ही रमण करना चाहते हैं। छायावाद में सांस्कृतिक चेतना, मानवतावादी दृष्टिकोण, ये सब भी प्रमुख है। हम कह सकते हैं कि जहाँ प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, रहस्यात्मकता, सांस्कृतिकता, मानवतावाद, ये सब दृष्टिगोचर होते हैं, वही छायावाद है। छायावाद की 4 आधार स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। अगर हम जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो उनकी झरना 1918 में आई और झरना से भी छायावाद का आरंभ मानते हैं। लेकिन निराला जी की जूही की कली 1916 में आ गई थी, लेकिन वह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हो पाई, इसीलिए झरना से ही छायावाद का प्रारंभ माना जाने लगा। प्रसाद जी की रचनाओं में झरना, आंसू, लहर, कामायनी प्रमुख हैं। कामायनी उनका महाकाव्य है जिसमें छायावाद की समस्त विशेषताएं हमें देखने को मिल जाती हैं। निराला जी की अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, पंत जी की वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, महादेवी वर्मा जी का निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीप शिखा, ये सब छायावादी रचनाएं हैं जिनमें छायावाद की विशेषताएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। अब हम छायावादी काव्य की विशेषताओं पर बात करेंगे। छायावाद की पहली विशेषता प्रेम और सौंदर्य का चित्रण है। छायावादी काव्य मूलतः प्रेम और सौंदर्य का ही काव्य है। वह सौंदर्य जो है वो बारीक है, सूक्ष्म है। कामायनी में प्रसाद श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। बहुत सुंदर चित्रण किया। तो पंत जी आंसू की बालिका में कहते हैं, करुण बोहों में था आकाश, हास में शैशव का संसार, तुम्हारी आंखों में करवास, प्रेम ने पाया था आकार। प्रेम और सौंदर्य का चित्रण हमें हर कदम पर छायावाद में देखने को मिलता है। हर विशेषता का एक एक उदाहरण हम देते जाएंगे, जिससे हमारा एक अच्छा उत्तर हमें प्राप्त होगा और समझने में भी आसानी रहेगी। विरह वेदना का निरूपण। छायावादी जो काव्य है उसमें विरहानुभूति बहुत अधिक मात्रा में है। महादेवी वर्मा तो विरह वेदना की मूर्ति हैं। वो तो कहती हैं,
मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। उनका प्रियतम ऐसा है जिसे उन्होंने देखा भी नहीं है, वो अनंत है, इस आकाश के पार है, वो दिखाई नहीं देता है, बस वो उनके विरह में व्याकुल है। अगली विशेषता है दुख और वेदना की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में दुख और वेदना को प्रमुखता दी गई है। महादेवी वर्मा का जीवन तो वो नीर भरी बदली से करती हैं और कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। बहुत दुख वेदना भरा हुआ है इसमें। छायावाद की अगली विशेषता, जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है रहस्यवाद। रहस्यवाद काव्य में कहाँ आता है? जब हम आत्मा और परमात्मा के बीच में माधुर्य संबंध स्थापित करते हैं तो वहां पर रहस्यवाद आ जाता है। उनके बीच में पति पत्नी का या प्रेमी और प्रेमिका का संबंध स्थापित कर देते हैं तो वहां पर रहस्यवाद आ जाता है। रामचंद्र शुक्ल तो इस प्रवृत्ति के कारण छायावाद का एक अर्थ रहस्यवाद से ही लेते हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता हो या महादेवी वर्मा की कौन तुम मेरे हृदय में या प्रसाद की कामायनी, सब में रहस्यवाद के दर्शन हैं। प्रसाद लिखते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भाव विचार न सह सकता। तो पंत जी कहते हैं, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको। नारी के प्रति छायावाद में उदात्त भावना अपनाई गई है। नारी को जहां शक्ति, प्रेम, दया, ममता की मूर्ति माना गया है और उसे पुरुष की प्रेरक शक्ति माना गया है। प्रसाद जी कामायनी में लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और नारी को पंत जी देवी माँ सहचरी प्राण कहकर पुकारते हैं। प्रकृति सौंदर्य का चित्रण। प्रकृति तो छायावादी कवियों के मन में छिटकी पड़ी है, बिखरी पड़ी है, उसकी मनोरम छटा उनके हृदय तल पर अंकित है। वे प्रकृति को तो नारी सौंदर्य से भी श्रेष्ठ मानते हैं। पंत जी लिखते हैं, छोड़ द्रमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पर हम ये नहीं कह सकते कि छायावाद में केवल प्रेम, सौंदर्य, कल्पना, इन्हीं सब का ही चित्रण किया गया है। देश के प्रति अपना कोई कर्तव्य उन्होंने नहीं निभाया। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना के स्वर भी हमें छायावादी काव्य में देखने को मिलते हैं। भारत के अतीत गौरव के चित्र उनकी रचनाओं में उपलब्ध हैं। जहां प्रसाद जी लिखते हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसी प्रकार मानवतावाद का बिगुल भी छायावाद में बजता है। प्रसाद जी कामायनी में कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। सबके सुख में ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना छायावाद में दिखाई देती है। अगर हम भाषा की बात करें तो छायावादी काव्य में लाक्षणिक भाषा, प्रतीकात्मक शैली, नवीन अलंकार विधान, मुक्तक गीति शैली, इन सब का शिल्प बेजोड़ दिखाई देता है। भाषा में ध्वन्यात्मकता है। देखो कितना सुंदर उदाहरण पंत जी का हम लेते हैं, कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गातु स्वागत का गाना,
किसने तुझको अंतर्यामी बतलाया उसका आना। तो जहाँ कूक शब्द का प्रयोग करते हैं वहीं कानों में सचमुच में ही पक्षियों के कूकने की कलरव सुनाई देने लगता है। ये जो कवि हुए हैं इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को सुकुमार, ललित और मधुर बना दिया, भाषा के लिए उपयुक्त बना दिया। छायावादी जो काव्य है वो हिंदी साहित्य का एक उज्जवल गौरवपूर्ण पृष्ठ है या कहीं अध्याय है। और प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा इस युग के ऐसे आधार स्तंभ हैं, ऐसे महान कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कविता के बल पर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, उसके कोश को विस्तृत किया। धन्यवाद।